जलालुद्दीन जो खिलजी, ये दिल्ली का सुल्तान बनता है 1290 ईस्वी में कैकुबाद नाम के एक बलबन के उत्तराधिकारी की हत्या करके। 1296 तक बच्चों ये शासन करता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पे बैठते हैं 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मंगोलों के द्वारा कुल 6 आक्रमण किए गए थे, जिनमें से 5वां जो आक्रमण था मंगोलों का, ये बच्चों हरियाणा पर किया गया था। और 1305 ईस्वी के अंदर हरियाणा के ऊपर किए गए मंगोलों के इस आक्रमण को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक हिंदू जनरल नानक के नेतृत्व में सेना भेजने का काम किया था। उसी पॉइंट से आज हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सारे के सारे कॉपी निकाल लीजिएगा। खिलजी वंश तक आप लोगों के नोट्स बन चुके थे, अलाउद्दीन खिलजी तक। तो आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हरियाणा के ऊपर मंगोलों के 1305 ईस्वी के आक्रमण की। तो लिखिएगा कि 1305 ईस्वी के मंगोलों के आक्रमण से निपटने हेतु हिंदू जनरल नानक के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। और जनरल नानक ने मंगोलों को रोकने का जो प्रयास किया वो हांसी और हिसार के बीच। जनरल नानक द्वारा इन मंगोलों को जो रोका बच्चों, हांसी और हिसार के बीच। झांसी के और हिसार के बीच इन मंगोलों को रोका गया। ठीक है। 1316 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। तेरह सौ सोलह ईस्वी में बच्चों इनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का जो शासनकाल है ये 1316 ईस्वी से शुरू होगा और 1320 तक चलेगा। 1316 से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। हम बात करें तो मुबारक को मेरे बच्चों
स्त्रियों के कपड़े बड़े पसंद थे। स्त्री और स्त्रियों के कपड़े दोनों पसंद थे मेरे बच्चों। और कई बार तो ये अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े धारण करके ही बच्चों चला आता था। बाकी सारे के सारे लोग हंसते भी थे, लेकिन सामने हंसने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि राजा है और राजा कुछ भी करे। तो मुबारक को जो स्त्रियों के कपड़े और साथ के साथ पुरुषों की संगत बड़ी पसंद थी। पुरुषों की संगत, नग्न अवस्था में रहना भी बच्चों इसको काफी पसंद था। कई बार दरबार में ये नग्न अवस्था में घूमने का काम किया करता था, जिससे बाकी जो लोग हैं वो इससे चिढ़ना स्टार्ट हो गए थे। यानी कि इसकी जो हरकतें थी ना, वो एक आदमी वाली हरकत बिल्कुल भी नहीं थी, सारी की सारी हरकतें औरतों जैसी। ठीक है। अब औरतों जैसी हरकतें करने का मतलब आप औरतों के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जैसे लड़कियां श्रृंगार में विश्वास रखती हैं, ये भी श्रृंगार में विश्वास रखता था, है ना। अलग अलग फैशन के कपड़े पहनना, सूट सलवार पहनना, ठीक है ना बच्चों, पहनना पसंद करती है। तो ये भाई साहब भी ऐसी ही कपड़े पसंद करता था। पुरुषों की संगत इसको अच्छी खासी लगती थी। इन्हीं बातों से बच्चों परेशान थे, तो 1320 के अंदर इसकी हत्या कर दी जाती है इसके वजीर के द्वारा। 1320 ईस्वी में इसके वजीर खुसरो शाह द्वारा हत्या। और मेरे बच्चों शमम गद्दी पे बैठ जाता है। खुसरो शाह को भी पराजित कर दिया जाता है। खुसरो शाह को भी पराजित कर दिया जाता है एक शासक के द्वारा, और पराजित करके एक नए वंश का उदय होता है, उसे हम बोलते हैं तुगलक वंश। तो मेरे बच्चों दिल्ली सल्तनत के अंदर तीसरा वंश पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश पढ़ा है, और खिलजी वंश के बाद अब हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो चलेगा वो 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक चलेगा। इसे हम बोलेंगे तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। और तुगलक वंश की बच्चों जो स्थापना करेगा वो करेगा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तुगलक वंश में, तुगलक वंश की स्थापना करवा देते हैं पहले तो। तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? तो ध्यान रखेंगे, खुसरो शाह को पराजित करके खुसरो शाह को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इस वंश की स्थापना। बच्चों सबसे पहले भारत के अंदर पहली नहर बनवाने का जो श्रेय जाता है ना, वो इसी को जाता है। तो भारत में नहरें बनाने का जो प्रथम श्रेय हम देंगे वो गयासुद्दीन तुगलक को देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, भारत में नहर बनवाने वालों में शासकों में मेरे बच्चों ये क्या था? प्रथम शासक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक को हम बोलते हैं पागल सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? पागल सुल्तान बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या काम करवाया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीकी यात्री भारत आता है बच्चों। इनके समय आने वाला मोरक्को यात्री, नाम उसका इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो थी मेरे बच्चों रहला। इब्न बतूता के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सर रहला। इस पुस्तक के अंदर अपने हरियाणा के कई क्षेत्रों का वर्णन किया गया। तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक में हरियाणा में उगाए जाने वाली फसलों के बारे में, हरियाणा में उगाए जाने वाली फसलों के बारे में बताया गया। फसलों के बारे में बताया गया, ठीक है। क्या क्या बताया गया? एक तो ये बताया गया कि सिरसा जो क्षेत्र है, अपने लाल रंग के चावलों की खेती के लिए पॉपुलर था। अपने लाल रंग के चावलों के उत्पादन हेतु क्या था बच्चों? प्रसिद्ध था। अपने लाल रंग के चावलों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। और इन लाल रंग के चावलों की जो भारी मांग है, इन चावलों की जो भारी डिमांड है या मांग है, वो दिल्ली के अमीर घरानों में रहती थी। दिल्ली के अमीर घरानों में रहती थी मेरे बच्चों, ठीक है। पानीपत जो है ये कपास की खेती के लिए जाना जाता था। पानीपत जो है ये कपास की खेती के लिए पानीपत कपास की खेती के लिए अच्छा खासा क्या था? पॉपुलर था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बातें जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों फिरोज शाह तुगलक की। जल्दी से नोट कर चुके होंगे बच्चों। चलेगा, नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे अब। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो शासक होगा वो होगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। तो हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मेरे बच्चों 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का क्या होता है? राज्यभिषेक होता है। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा बच्चों। हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों का निर्माण करवाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक ही है, तो ध्यान रखेंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। जब खेतों में सिंचाई हो जाएगी तो बच्चों उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि के क्षेत्र में क्या होगी? क्रांति होगी। तो हरियाणा के कृषि क्षेत्र में क्रांति किस शासक के समय आई थी?
तो मेरे बच्चों हरियाणा के कृषि क्षेत्र में हरियाणा के कृषि क्षेत्र में जो क्रांति है वो फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय ही हरियाणा के कृषि क्षेत्र में क्या आती है, क्रांति आती है। बच्चों एक नया कृषि कर भी इन्होंने लागू करने का काम किया। इन्होंने एक नया टैक्स लगाने का काम किया और वो जो नया टैक्स था वो कौन सा था? वो था सिंचाई कर। नया सिंचाई कर इन्होंने लागू किया। और ये जो नया सिंचाई कर था ये कुल अनाज उत्पादन का 1/10 भाग था। ठीक है, तो नया सिंचाई कर इन्होंने लागू किया। बच्चों अपने हरियाणा के अंदर हम बात करें तो 1352 ईस्वी में फतेहाबाद की क्या की स्थापना की? और इस फतेहाबाद का जो नाम रखा गया वो इसने अपने पुत्र फतेह खां, इसका जो नाम है मेरे बच्चों वो तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर। बात करें 1354 ईस्वी की, 1354 ईस्वी में बच्चों बड़ा लारस नामक गांव, हरियाणा के अंदर एक गांव होता था बड़ा लारस। तो 1354 ईस्वी में बड़ा लारस गांव की जमीन पर अपने नाम से एक किले का निर्माण करवाया। अपने नाम से एक किले का क्या करवाया, निर्माण। बच्चों ये जो किला है इस किले का नाम रखा गया हिसार ए फिरोजा। किले का नाम रखा गया हिसार ए फिरोजा। इसका मतलब है फिरोजा का किला। बच्चों ये जो किला था इस किले के कितने गेट थे? किले के बच्चों मुख्यतः 4 गेट थे। और इस किले के जो 4 गेट थे उनमें एक गेट का नाम था तलाकी गेट। एक का नाम नागौरी गेट। एक का नाम मोरी गेट। ठीक है, और एक जो गेट था वो था आपका दिल्ली गेट। तो बच्चों ये जो किला बनवाया था इस किले के 4 गेट होते थे, ये चारों के चारों गेट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसी किले में इन्होंने अपनी पत्नी के
माता पिता हेतु एक महल बनवाया और इनकी पत्नी का नाम था गुजरी, जो हिसार में गुजरों की लड़की थी। इसका नाम तो वास्तविक क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन गुजरों की लड़की होने के कारण इसे गुजरी कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी पत्नी हेतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी पत्नी हेतु किले में गुजरी महल का निर्माण करवाया गया बच्चों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी पत्नी हेतु, अब पत्नी तो लिखी नहीं, ठीक है, अपनी हेतु लिख दिया, तो अपनी पत्नी हेतु लिख लेना। किले में गुजरी महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट, सिरसा जिले में भी बच्चों इन्होंने एक गांव बसाया, और सिरसा जिले का वो गांव है फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। सिरसा जिले में फिरोजाबाद हरनी खेड़ा। फिरोजाबाद हरनी खेड़ा गांव को बसाया। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें तो 14वीं सदी में ही इसने टोपरा स्तंभ को उखड़वाकर, टोपरा स्तंभ जो मेरे बच्चों वर्तमान में यमुनानगर जिले का गांव है, इस गांव के अंदर सम्राट अशोक ने गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर एक स्तंभ स्थापित करवाया था। तो 14वीं सदी में टोपरा जो स्तंभ है को उखड़वाकर यमुना नदी के रास्ते दिल्ली पहुंचाने का काम किया था। ठीक है, हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने खेती बाड़ी के क्षेत्र में तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये हिंदुओं से नफरत करता था, ये कट्टर मुसलमान था। तो मेरे बच्चों इन्होंने गोहाना के अंदर जितने भी मंदिरों के अंदर काम करने वाले पुजारी थे उनके हाथ कटवाने का काम किया। गोहाना के अंदर मंदिरों को जब तोड़वाना स्टार्ट करता है फिरोज शाह तुगलक, तो हरियाणा के गोहाना में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हरियाणा के कौन से स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा के गोहाना, गोहाना जो वर्तमान में सोनीपत जिले का हिस्सा है बच्चों, हरियाणा के गोहाना सोनीपत। हरियाणा के गोहाना सोनीपत में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ मेरे बच्चों जबरदस्त विद्रोह हुआ था।
क्या हुआ था, जबरदस्त विद्रोह हुआ था। तो ये फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान भी मेरे बच्चों इसी को माना जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको यहां से मैं कवर करवा देता हूं। ब्राह्मणों पर जजिया कर। लागू करने वाला मेरे बच्चों ये प्रथम मुसलमान था। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है, ये मेरे बच्चों 1388 ईस्वी के अंदर होती है। कब, 1388 में। इनकी मृत्यु के साथ ही जो गद्दी पे बैठता है उसका नाम था मेरे बच्चों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक भी होगा। नाम है नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो बच्चों ये तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। तुगलक वंश का अंतिम क्या हुआ, ये शासक हुआ। इसी के समय मेरे बच्चों तैमूर लंग के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इसी के समय तैमूर लंग के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरह सौ 98 ईस्वी में। भारत पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। हम बात करें तो तैमूर जो है मेरे बच्चों, तैमूर की सेना द्वारा बटनेर राजस्थान, बटनेर नाम की जगह है राजस्थान के अंदर, मैंने आपको गग्गर नदी में भी पढ़ाई थी। तो तैमूर की सेना द्वारा बटनेर राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे डेरा डाला गया था। और इसी गग्गर नदी के साथ साथ चलकर इन्होंने हरियाणा में सबसे पहले रानिया नामक स्थान सिरसा में प्रवेश किया था।
तो घग्गर नदी के साथ साथ चलते हुए हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश। बच्चों रानिया सिरसा में। इन्होंने सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो रानिया सिरसा में। रानिया को जमकर लूटा इन्होंने। रानिया के बाद मेरे बच्चों सिरसा के अंदर आके तैमूर ने जम के लूटपाट की। सिरसा के बाद हम बात करेंगे, ये फतेहाबाद आया। फतेहाबाद के साथ साथ हिसार। बच्चों हम बात करें फतेहाबाद का टोहाना, फिर कैथल। कैथल के बाद हम बात करेंगे असंध। असंध के बाद मेरे बच्चों करनाल होता हुआ। अंत में दिसंबर 1398। ईस्वी में मेरे बच्चों कहाँ पहुंच जाता है? पानीपत पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तैमूर जो है ना, ये पानीपत जो है वो कौन से महीने में पहुंचा था? तो आप लोगों को बोलना है तैमूर जो है वो दिसंबर 1398 के अंदर पानीपत में पहुंचा था। तो जल्दी से नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तैमूर के बारे में हम बात करें तो तैमूर हरियाणा के अंदर लगभग 1 महीने तक रहा था। तैमूर हरियाणा में लगभग
मेरे बच्चों 1 महीने तक रहा था। ठीक है, तो ये तैमूर के बारे में कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रख लेनी है कि तैमूर ने कब आक्रमण किया था 1398 में, ये कब पहुंचा था पानीपत, दिसंबर 1398 के अंदर। बच्चों जब तैमूर यहां से लूट मार करके वापस जाता है तो तैमूर अपने एक सेनापति जिसका नाम था खिजर खां, उसको बच्चों जीता हुआ क्षेत्र जो है वो लौट के वापस चला जाता है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वंश की जिसका नाम है सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद अगला जो वंश हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश के जो संस्थापक होंगे बच्चों, और स्थापना की गई है खिजर खां के द्वारा। स्थापना जो की गई वो किसके द्वारा की गई है, खिजर खां के द्वारा की गई है। खिजर खां कौन थे, खिजर खां तैमूर लंग के सेनापति थे। तैमूर लंग के ये क्या थे मेरे भाई, सेनापति थे। और बात करें ख्वाजा खिजर खां के मकबरे की, 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा अपने हरियाणा में ही बनाया जाता है। और ख्वाजा खिजर खां का मकबरा आप पढ़ेंगे सोनीपत में। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है लास्ट वंश हमारा लोधी वंश। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी तो लोधी वंश हम पढ़ेंगे। ये अंतिम वंश रहा है बच्चों। लोधी वंश की स्थापना की हम बात करें तो स्थापना की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। इसकी जो स्थापना है मेरे बच्चों वो किसके द्वारा की गई थी, स्थापना की गई थी मेरे बच्चों बहलोल लोधी के द्वारा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बहलोल लोधी के इसमें मेरे बच्चों हिसार जो हमारा एक मुक्ति क्षेत्र होता था जिसके मुक्तेदार होते थे तातार यूसुफ खां, तातार यूसुफ खां के द्वारा मेरे बच्चों बहलोल लोधी का क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है। तो हरियाणा जीके में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, बहलोल लोधी के समय हरियाणा में विद्रोह। तो बहलोल लोधी के समय हरियाणा में जो विद्रोह हुआ वो हिसार में हुआ था। और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मेरे बच्चों तातार खां यूसुफ।
तातार खां यूसुफ। तो ये आपको ध्यान रखना है इस विद्रोह के या तातार यूसुफ खां, एक ही बात है। तातार यूसुफ खां बच्चों बहलोल लोदी के इसमें हिसार के अंदर हुए विद्रोह के मुख्य कर्ता धर्ता थे, नेतृत्व करता थे। ठीक है। बच्चों बताया जाता है कि बहलोल लोदी ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने एक सेनापति निजाम खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और तातार खां उन दिनों अंबाला के अंदर थे। तो अंबाला जो अपने हरियाणा का एक बहुत प्राचीन क्षेत्र है, इसी अंबाला क्षेत्र में दोनों के बीच एक युद्ध होता है। तो अंबाला क्षेत्र में शाही जो सेना थी, शाही सेना का मतलब यहाँ क्या होगा, बहलोल लोदी की सेना होगी। और शाही सेना को संभाल रहे थे निजाम खां। और मेरे बच्चों हिसार का जो मुक्ति था जिसका नाम है तातार यूसुफ खां, के बीच क्या हो रही है लड़ाई। बच्चों इसमें जो जीत होती है वो निजाम खां की होती है। ठीक है बच्चों। और निजाम खां को हिसार का मुक्ति घोषित कर दिया जाता है। इस लड़ाई के साथ ही बहलोल लोदी के इसमें अपने हरियाणा के हिसार का जो मुक्ति है वो निजाम खां को घोषित कर दिया जाता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, लोदी वंश में पहला शासक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो निजाम खां है ये बहलोल लोदी के पुत्र ही है मेरे बच्चों, जो सिकंदर लोदी बनेंगे। ठीक है। तो सिकंदर जो लोदी था ये हिसार का मुक्ति नियुक्त किया गया था। अम्बाड़ा क्षेत्र में तातार यूसुफ खां और सिकंदर लोदी के बीच लड़ाई होगी। सिकंदर लोदी को निजाम खां के नाम से ही जाना जाता था। बाद में ये सिकंदर शाह की उपाधि को धारण करेगा, इसलिए इसे बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नामक शहर की स्थापना की गई थी। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने बच्चों किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान भी आपका सिकंदर लोदी ही था, ये आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो सिर्फ हरियाणा हिस्ट्री की ही बात करेंगे। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
चलेगा बच्चों, आगे बढ़ें फिर। हिसार के मुक्ति के बाद आपको ध्यान रखना है, बहलोल लोधी के समय जो नारनौल का मुक्ति था, वो इब्राहिम सूर था मेरे बच्चों। इब्राहिम जो सूर थे, ये आपके शेरशाह सूरी के दादा हैं। बात करें शाहाबाद का मुक्ति, शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है। ये उमर खान थे बच्चों। ठीक है, ये कौन था? उमर खां था। इसके बाद जो शासक बनेगा वो निजाम खां बनेगा। जिसे हम सिकंदर लोदी बोलेंगे। सिकंदर लोदी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनमें आपको एक दो काम ध्यान रखना है। एक तो शासक बनने से पहले ये हिसार का मुक्ति था, ये ध्यान रखेंगे। शासक बनने से पहले ये हिसार का क्या था? मुक्ति था। आगरा शहर की स्थापना मेरे बच्चों इसने की। भूमि मापन हेतु गजे सिकंदरी पैमाने को बनाया। गजे सिकंदरी पैमाने का क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है इब्राहिम शाह, ठीक है बच्चों, वो गद्दी पे बैठता है। इब्राहिम शाह का मतलब इब्राहिम लोदी है। निजाम खां के बाद ध्यान रखेंगे इब्राहिम लोदी। पंद्रह सौ सत्रह से लेके 1526 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया है मेरे बच्चों? शासन किया। ये कौन थे? ये लोदी वंश के अंतिम
कि ये अंतिम शासक हुए हैं। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन हुए हैं? इब्राहिम लोधी हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों कि इब्राहिम लोधी के समय बाबर द्वारा मेरे बच्चों आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की क्या थी? स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए हम इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार इतना सा आप लोगों को नोट करना है, उसके बाद हम आगे करेंगे।